नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि कंपनीज एक्ट और एलओडीआर के अंदर कई थ्रेशोल्ड लिमिट दिए हुए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके एप्लीकेबिलिटी, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, क्या रिक्वायरमेंट है, पेनल्टीज़ क्या हैं, तो हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि जब हम कभी इंटरव्यू देने जाते हैं या एग्जाम्स में जाते हैं तो ब्रीफ रिवाइज आपको इस वीडियो से हो जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम है भुवन तड़ागी, द लॉ टॉक्स में आपका मैं स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। थोड़ी सी लंबी ये वीडियो होगी लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। तो फ्रेंड्स ये कंपाइलेशन मैंने बनाया है। तो इसका पहला जो पॉइंट है सीएसआर एप्लीकेबिलिटी। तो सीएसआर एप्लीकेबिलिटी और उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो सारी कंपनियां, एनी कंपनीज मीटिंग एनी ऑफ द वन कंडीशन दैट इज नेटवर्थ अगर उस कंपनी की 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर टर्नओवर उसका 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, तो सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी आपकी कंपनी के ऊपर आ जाती है फ्रेंड्स। और जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर एक कैलकुलेशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। जो नॉर्मल नेट प्रॉफिट है वो यहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 135 बात करता है सीएसआर एप्लीकेबिलिटी की। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, आपको जैसे ही आपकी कंपनी पर सीएसआर एप्लीकेबल होता है तो सीएसआर कमेटी आपको कंस्टिट्यूट करनी होती है। दूसरा, आपको स्पेंड करना होता है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर ऑन द सीएसआर एक्टिविटी। और ये जो कंडीशंस आप देखोगे ये आप पिछले साल का जो भी आपका करंट ईयर होगा उसके प्रीसीडिंग जो ईयर आपका होगा उसमें अगर आपका क्राइटेरिया ये वाले 3 जो हैं वो मैच करते हैं तो आपको फिर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी फ्रेंड्स। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं, प्रोविज़न नहीं कंप्लाई करते हैं, तो कंपनी पर जो पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 135(7) के अंदर, ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफ़र मतलब जो सीएसआर फंड के अंदर आपको ट्रांसफ़र करना था वो आपने नहीं किया तो उसका डबल आपको लगेगा, या फिर 1 करोड़ रुपये, विच एवर इज लेस, ठीक है, जो भी आपका कम होगा। और एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, आईओडी का मतलब ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट में 1/10 ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफ़र, और 2 लाख रुपए विच एवर इज लेस। तो ये पेनल्टी लगेगी किस पर, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पर। तो पेनल्टी भी हेफ्टी पेनल्टीज़ है अगर आप सीएसआर एप्लीकेबल होता है और उसको कंप्लाई नहीं करते हो तो। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है अभी रिसेंटली 1 दिसंबर 2025 में चेंज हो गई है। तो अब जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली प्राइवेट कंपनीज जो कि जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे कम है और टर्नओवर 100 करोड़ या उससे कम है, तो वो कंपनियां क्या कहलाएंगी, स्मॉल कंपनीज। ठीक है, सेक्शन कौन सा है इसका, 2 सब क्लॉज 85। ठीक है, क्या एक्सेप्शंस है, स्मॉल कंपनी अगर कोई होल्डिंग या सब्सिडी का अगर उनका रिलेशन है किसी कंपनी के साथ तो वो स्मॉल कंपनी में नहीं आएगी। या कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, तो सेक्शन 8 जो एनजीओ होता है उसके अंदर होगी तो वो भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। अ कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, जैसे आईसीएसआई हो गया, तो वो भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में केवल प्राइवेट कंपनी आएगी और जो ये क्राइटेरिया मैट कर रही है कि पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम का है और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से कम का है। तो ये डेफिनेशन है इसको थोड़ा ब्रॉड कर दिया है और स्मॉल कंपनीज, अब काफ़ी कंपनीज जो है वो स्मॉल की डेफिनेशन में आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एक्सबीआरएल फाइलिंग एप्लीकेबिलिटी। तो फ्रेंड्स एक्सबीआरएल किस किस कंपनी पर लगता है, तो सबसे पहले तो सारी जो लिस्टेड कंपनीज होती है उन पर एक्सबीआरएल लग जाता है। और दूसरा, कंपनीज विद द पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और मोर, 5 करोड़ या उससे ज़्यादा की अगर पेड अप कैपिटल है तो आपका एक्सबीआरएल आप पर लग जाएगा। और टर्नओवर आपका 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो भी आप पर एक्सबीआरएल लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है, बैंकिंग कंपनीज पर नहीं लगता है, इंश्योरेंस कंपनीज पर नहीं लगता है, एनबीएफसी पे भी नहीं लगेगा और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर भी नहीं लगेगा। और एक चीज़ और, एक बार आपने किसी साल एप्लीकेबल हो गया था, अगले साल नहीं हो रहा है, आपका टर्नओवर कम आ रहा है या पेड अप कैपिटल कम हो गई है, लेकिन फिर भी आपको एक्सबीआरएल में ही फाइल करना रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो पेनल्टी क्या लगेगी, पर डे की आपकी पेनल्टी लगेगी 1000 रुपये। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 लाख रुपीज़ ऑन कंपनी एंड 5 लाख
रुपीज़ ऑन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केएमपी। तो ऑल लिस्टेड कंपनीज के लिए तो केएमपी कंपलसरी हो गया है, ठीक है। उसके अलावा जो पब्लिक कंपनीज है विद पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, ठीक है, इसका मतलब स्मॉल कंपनी तो इसके अंदर आई नहीं, हाँ जी, ठीक है। तो और पब्लिक कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी भी इंक्लूड नहीं है केएमपी के लिए। तो केएमपी सेक्शन 203 और रूल 8 गवर्न करता है। केएमपी का मतलब क्या है यहाँ पे, एमडी और सीईओ और मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, सीएस और सीएफओ, ये सारे केएमपी की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, और 6 मंथ का टाइम होता है। अगर कोई वैकेंसी खाली होती है तो उसको फिल करने के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर 6 मंथ का टाइम है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी पेनल्टी की। पेनल्टी क्या लगती है कंपनी पर, 203 उसका सबसेक्शन 5 है, उसके अंदर बात करता है 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। और एवरी डायरेक्टर और केएमपी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी डायरेक्टर और केएमपी, उसमें 50,000 रुपये की पर पर्सन को पेनल्टी लगेगी, और 1,000 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट मैक्सिमम टू 5 लाख रुपीज़, ठीक है, पर पर्सन। तो 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी यहाँ पर भी लग सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे ही ये तो था केएमपी की डेफिनेशन में सीएस भी आता है, बट सीएस को अलग से भी उसका एक थ्रेशोल्ड लिमिट बनाया गया है, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर। तो हर लिस्टेड कंपनी के अंदर सीएस तो होगा ही होगा, और एवरी कंपनी, वहाँ केएमपी में एवरी कंपनी नहीं था, केवल पब्लिक कंपनी था, यहाँ पर एवरी कंपनी इफ पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है। इसका मतलब यहाँ पर प्राइवेट कंपनी भी इंक्लूड कर दी गई है, और ऊपर प्राइवेट कंपनी को एक्सक्लूड किया हुआ है। तो 203 के अंदर ही आता है, लेकिन रूल 8A है इसका फ्रेंड, ठीक है। आप देखोगे वहाँ पर रूल 8 था, तो यहाँ पर भी 6 मंथ का क्राइटेरिया है, जो कि अगर वैकेंसी होती है तो उसको फिल करने के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर। लेकिन आप अगर LODR देखोगे तो लिस्टेड कंपनी के अंदर 3 मंथ्स का ही टाइम है आपको CS की वैकेंसी फिलअप करने का। और पेनल्टी सेम ही है जैसे कि कंपनी के ऊपर 5 लाख की, और एवरी डायरेक्टर और KMP पर 50,000 रुपये की, और पर डे आपको 1,000 रुपये लगेगा, और मैक्सिमम कितना लग सकता है 5 लाख तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबिलिटी। तो सारी की सारी जो लिस्टेड कंपनीज है उस पर तो इंटरनल ऑडिट लगता ही है फ्रेंड्स। उसके अलावा पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, लॉन्च अगर उसने ले रखा है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, और अगर उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं तो 25 करोड़ या उससे ज़्यादा, ये वहाँ पर मिस है, वो लिखना रह गया है। इसके अलावा अगर प्राइवेट कंपनी है तो अगर उसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, और लोन उसने 100 करोड़ या उससे ज़्यादा ले रखा हो, तो प्राइवेट कंपनी पर भी इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है फ्रेंड्स। ये सेक्शन 138 के अंदर लिखा हुआ है। और इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, इंटरनल ऑडिटर शैल बी अ CA और अ कॉस्ट अकाउंटेंट और सच अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। पेनल्टी अगर आपने इंटरनल ऑडिटर नहीं अपॉइंट किया है तो उसके अंदर सेक्शन के अंदर नहीं दी हुई है, लेकिन सेक्शन 450 जो जनरल पेनल्टी का सेक्शन है उसके अंदर पेनल्टी है, आपको फाइन लग सकता है 10,000 रुपये तक का, और पर डे 1,000 रुपये, कंटिन्यूइंग अगर डिफॉल्ट रहेगा 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम लग सकता है। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 10,000 रुपये, मैक्सिमम 50,000, और पर डे आपका 1,000 रुपये कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट पर लगता रहेगा फ्रेंड्स। तो इंटरनल ऑडिट भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी की। तो कॉस्ट ऑडिट जो है वो मैंडेटरी होता है अगर रेगुलेटेड आपका सेक्टर है जिसमें ओवरऑल टर्नओवर जो है 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, और एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो आती है या सर्विस आती है वो 25 करोड़ से ज़्यादा हो। और नॉन रेगुलेटेड अगर आपका सेक्टर है, ओवरऑल टर्नओवर जो है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, और एग्रीगेट टर्नओवर इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस का 35 करोड़ से ज़्यादा हो। सेक्शन बात करता है 148, और कॉस्ट ऑडिटर मस्ट बी अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन अ प्रैक्टिस अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, ठीक है। और अगर आप नहीं करते हो, पेनल्टी लिखी हुई है सेक्शन 147 के अंदर, ऑन कंपनी पर कितना फाइन लग सकता है 25,000 का, मे एक्सटेंड अप टू द 5 लाख रुपीज़, और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट फाइन मिनिमम जो है वो 10,000 रुपये, मैक्सिमम जो हो सकता है 1 लाख रुपए का पेनल्टी लग सकती है अगर हमने कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाया कॉस्ट ऑडिटर से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट की। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन करेगा, सेक्रेटेरियल ऑडिटर हर कोई कंपनी जो कि लिस्टेड है उस पर ये एप्लीकेबल होगा, और एवरी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, और टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, तो उस पर ये एप्लीकेबल होता है।
और एवरी कंपनी, यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स और लोन फ्रॉम बैंक और पीएफआई 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो एवरी कंपनी का मतलब यहाँ पर प्राइवेट कंपनी भी इंक्लूड हो गई है फ्रेंड्स। ठीक है, सेक्शन है आपका 204 और रेगुलेशन 24A LODR का, ये सेक्रेटेरियल ऑडिट की बात करता है। तो पीर रिव्यू PCS फर्म होनी चाहिए और MR3 के अंदर जो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट आती है, और लिस्टेड कंपनीज के लिए एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट एक एक्स्ट्रा कंप्लायंस रिपोर्ट होती है जो कि बाय 30 मई हर लिस्टेड एंटिटी को लेनी होती है। और जो टर्म होता है सेक्रेटेरियल ऑडिटर का, जो कि रेगुलेशन 24A के अंदर लिखा हुआ है, सेम जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है उसकी तरह एक टर्म होगा 5 साल का इंडिविजुअल है तो, और 2 टर्म्स होंगे 5 साल के अगर फर्म है तो, और कूलिंग पीरियड रहेगा 5 ईयर्स का। ठीक है, अगर कंट्रावेंशन करते हैं 204 के अंदर तो पेनल्टी लिखी है सब सेक्शन 4 के अंदर, कंपनी और एनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट या फिर पीसीएस पे भी यहाँ पर पेनल्टी है कितने की, 2 लाख रुपए की। ठीक है, अगर कंट्रावेंशन करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर की। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्राइटेरिया जो है वो सभी कंपनी पर एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 139 और 143। तो फर्स्ट ऑडिटर जो है वो जो अपॉइंट होगा वो विदिन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका हो जाना चाहिए, और सब्सिक्वेंट जो ऑडिटर है वो फर्स्ट जो एजीएम रहेगी ओके उसमें, और वो उसका टेन्योर रहेगा 5 ईयर्स का 6 एजीएम तक। ठीक है, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रोटेशन भी होता है, जो ऑडिटर होता है वो हमेशा ही नहीं बना रह सकता, लेकिन उसके लिए एक लिमिट है। लिमिट क्या है, हर लिस्टेड कंपनी के अंदर जो रोटेशन होगा ऑडिटर का वो कंपलसरी है, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में भी कंपलसरी होता है अगर उनका पेडअप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, और प्राइवेट कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, और सारी की सारी कंपनियां जिनका अगर कोई बोरोइंग है फ्रॉम बैंक और पीएफआई 50 करोड़ से ज़्यादा का, तो उसमें रोटेशन ऑफ ऑडिटर मस्ट है फ्रेंड्स। तो सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 139, और इनका टेन्योर भी सेम, मैक्सिमम 1 टर्म हो सकता है 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स का अगर इंडिविजुअल है तो, और 2 टर्म्स होता है अगर वो फर्म है तो। ठीक है, और कूलिंग पीरियड यहाँ पर क्या है 5 ईयर्स का, और एक्सेप्शन यहाँ पर दी हुई है स्मॉल कंपनी और ओपीसी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा फ्रेंड्स। पेनल्टी क्या रहेगी, पेनल्टी वही सेम 25,000 रुपये मैक्स और 5 लाख रुपीज़, और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के लिए मिनिमम आपका रहेगा 10,000 रुपीज़ और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़। कंपनी के लिए 25,000 रुपये और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के लिए 10,000 रुपीज़ मिनिमम पेनल्टी है फ्रेंड्स। और ऑडिटर पर भी पेनल्टी लगती है, सेक्शन 147 सब सेक्शन 2 के अंदर ये लिखा हुआ है, ऑन ऑडिटर मिनिमम 25,000 रुपये की पेनल्टी और मैक्सिमम 5 लाख रुपये की पेनल्टी, और 4 टाइम्स ऑफ रेम्युनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी विच एवर इज लेस। तो ये ऑडिटर में भी पेनल्टी लगती है अगर वो इस सेक्शंस का वायलेशन करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो सभी जो लिस्टेड एंटिटीज़ है उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने रहते हैं, और पब्लिक कंपनीज जो लिस्टेड नहीं है जिनका पेडअप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर है, और टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर है, और लोन ले रखा है उन्होंने 50 करोड़ या उससे ऊपर का, तो उनको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट रहती है। सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 के अंदर ये रिक्वायरमेंट दी हुई है फ्रेंड्स। अब अगर लिस्टेड कंपनी है तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट करने हैं, 1/3 ऑफ टोटल बोर्ड आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने रहेंगे फ्रेंड्स। उसके अलावा अगर आपकी पब्लिक कंपनी है जो कि लिस्टेड नहीं है तो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट करने रहेंगे, और वैकेंसी अगर रहती है तो कितने दिन में आपको फिल करना है, 3 मंथ्स के अंदर आपको ये वैकेंसी फिल करनी है। एक्सेप्शंस यहाँ पे दी हुई है, प्राइवेट कंपनीज पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ओपीसी के लिए नहीं है, स्मॉल कंपनी के लिए नहीं है, और डोरमेंट कंपनी के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर पेनल्टी नहीं दे रखी, तो जनरल एक पेनल्टी है सेक्शन 172, जो कि ये जो सारे प्रोविजंस हैं उसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो क्या पेनल्टी है, ऑन कंपनी पेनल्टी अप टू 5 लाख रुपीज़, और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट रहेगा तो पेनल्टी भी 5 लाख रुपए। ठीक है, दोनों के लिए 5-5 लाख रुपए की पेनल्टी है अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते हैं, या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं बट उसके प्रोविजंस में कोई कंट्रावेंशन करते हैं,
तो 5 लाख रुपए कंपनी पर और बाकी जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उस पर भी 5 लाख लगेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस लिमिट। तो जब भी कोई कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उस पर क्या लिमिट रहती है फ्रेंड्स। तो प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट ओनली फ्रॉम मेंबर्स, ठीक है। और क्या लिमिट है उसके लिए, कितना वो एक्सेप्ट कर सकती है, अप टू 100% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। पब्लिक कंपनी भी कर सकती है पब्लिक से और अपने मेंबर से। तो पब्लिक कंपनी जो करती है 25% तक कर सकती है पब्लिक से और मेंबर से कर सकती है 35% तक। प्राइवेट कंपनी 100% कर सकती है, वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब जो पब्लिक कंपनीज हैं तो सारी की सारी पब्लिक कंपनीज नहीं करेगी, केवल एलिजिबल जो पब्लिक कंपनीज हैं वो ही करेगी। और वो उसकी डेफिनेशन क्या है, एलिजिबल पब्लिक कंपनीज, नेटवर्थ उनका होना चाहिए 100 करोड़ या उससे ज़्यादा और टर्नओवर होना चाहिए 500 करोड़ या उससे ज़्यादा। तो एलिजिबल, ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अब पेनल्टी इस पर क्या लगेगी अगर आप कंट्रावेंशन करते हैं डिपॉजिट वाले इस सेक्शन का, तो क्या पेनल्टी लगेगी। मिनिमम जो है 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी है और जो मैक्सिमम है 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगेगी, या फिर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, जितने का डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट करा है उसका दुगना आपसे वसूल किया जाएगा एज ए पेनल्टी अगर आप कंट्रावेंशन करते हैं। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो होता है उस पर क्या फाइन लगेगा, 25 लाख रुपए, ठीक है, और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए और 7 साल की सजा भी हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो डिपॉजिट जो एक्सेप्ट आप कर रहे हैं तो उसको बड़े ध्यान से आपको करना रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का जो सेक्शन है 197, इसमें जो प्रॉफिट होता है कंपनी को उस पर आप मैनेजरियल रेम्यूनरेशन देंगे और प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे आप सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सभी कंपनीज पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सेक्शन केवल एप्लीकेबल हो रहा है पब्लिक कंपनीज पर, ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब कितना देना है आपको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ओवरऑल जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन देना है आपको 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट का 11% से कम आप दे सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दोगे। अगर उससे ज़्यादा दोगे तो आपको उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, उसको आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 5% तक। और अगर मोर देन 1 एमडी, होल टाइम डायरेक्टर ये सब हैं तो कितना दे सकते हो ओवरऑल उनको, 10% तक, ठीक है। अगर ज़्यादा देना है तो एसआर कर लो, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता है तो आप दे सकते हो, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है उसके लिए भी क्राइटेरिया है, तो आप तब भी इनएडुकेट प्रॉफिट के टाइम पर भी दे सकते हो। अगर आप इस सेक्शन का डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आप पर जो पेनल्टी लगती है ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पर 1 लाख रुपए की और कंपनी पर 5 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे बोर्ड मीटिंग की क्या फ्रीक्वेंसी रहती है। तो बोर्ड की जो नॉर्मल रहती है वो रहती है 4 आपको बोर्ड मीटिंग करनी होती है 1 साल के अंदर, और इनके बीच का जो गैप होता है वो 120 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सेक्शन कौन सा है इसका, 173, ठीक है। और आपका SS1 और SS2 भी आप फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। ऑल कंपनीज पर ये एप्लीकेबल होता है। एक्सेप्शंस दे रखी है OPC, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी, ठीक है। मिनिमम 1 मीटिंग वहाँ पर हाफ ईयर के अंदर चाहिए रहती है स्मॉल कंपनीज और OPC के अंदर। अगर आप ये प्रोविज़न फॉलो नहीं करते तो क्या पेनल्टी लगेगी, कंपनी के ऊपर 25,000 रुपये की और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के ऊपर 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी फ्रेंड्स। अब ऐसे ही AGM के टाइमलाइन की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जो फर्स्ट AGM होती है विदिन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसमें AGM कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 9 महीने में आपको AGM करानी रहेगी फ्रेंड्स। सब्सिक्वेंट जो AGM है विदिन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और AGM मस्ट बी हेल्ड विदिन द 15 मंथ फ्रॉम द प्रीवियस AGM, ठीक है। पहली वाली जो AGM हुई है उसके बाद जो AGM होगी उसमें मैक्सिमम गैप आपका 15 मंथ ही रहना चाहिए, ये आप कैलकुलेट हमेशा कर लीजिएगा फ्रेंड्स। OPC पर AGM करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर आप इसका कंट्रावेंशन करते हैं सेक्शन 99 के अंदर इसकी पेनल्टी दे रखी है। कंपनी और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पर जो पेनल्टी है, जो फाइन लगेगा अप टू 1 लाख रुपीज़, और पर डे भी यहाँ पर फाइन है 5,000 रुपये पर डे। कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट रहेगा तो आपको ये फाइन देना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कोरम रिक्वायरमेंट फॉर द जनरल मीटिंग, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी है
तो मिनिमम 2 मेंबर तो आपको चाहिए ही रहेंगे। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में जो क्राइटेरिया होता है 5, 15 और 30 का, ठीक है, बेस्ड ऑन कंपनी के जो साइज़ है उस पर। अब वो साइज़ क्या है, अगर पब्लिक कंपनी का साइज़ 1000 मेंबर या उससे ज़्यादा है तो 5 आपको मेंबर कोरम के लिए चाहिए ही रहेंगे। अगर 1001 से लेकर 5000 तक के अगर आपके पास मेंबर है तो 15 मेंबर आपको कोरम के लिए चाहिए, और अगर 5000 से ज़्यादा के मेंबर हैं तो 30 मेंबर आपको चाहिए कोरम के लिए। ये सेक्शन 103 के अंदर लिखा हुआ है और SS2 में भी आप इसको पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एनी एजीएम हेल्ड विदाउट द कोरम इज इनवैलिड एंड रेजोल्यूशन जो भी उसमें पास होंगे वो वॉइड एब इनिशियो माने जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो उनकी कोई रिलीवेंस नहीं रहेगी अगर आप विदाउट कोरम कोई भी रेजोल्यूशन पास करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ई वोटिंग एप्लीकेबिलिटी। तो सेक्शन 108 इसकी बात करता है सभी लिस्टेड कंपनीज और अदर कंपनीज जिनकी 1000 या 1000 से ज़्यादा मेंबर हैं उनको ई वोटिंग जो फैसिलिटी है वो अपने शेयर होल्डर को देनी मैंडेटरी है फ्रेंड्स। अगर वो नहीं देते हैं तो जो रेजोल्यूशन पास होगा वो इनवैलिड माना जाएगा। तो ई वोटिंग फैसिलिटी आपको देना कंपलसरी है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप SBO जो है वो कब हिट करता है, जब भी किसी पर्सन का जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी कंपनी के ऊपर शेयर लेके रखा हुआ है या वोटिंग राइट उसके हैं 10% या उससे ज़्यादा, तो SBO आपका हिट करता है, ठीक है। अगर इनडायरेक्टली उसने किसी कंपनी ने या किसी पर्सन ने इनडायरेक्टली लिए हुए हैं तो सेक्शन आपका पड़ता है 90। और SBO क्या करेगा, कंपनी को बैन 1 फाइल करेगा, बैन देगा कि भाई मैं आपकी कंपनी में SBO हूँ, और कंपनी बैन 2 फाइल करेगी ROC के अंदर, ठीक है। अब अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसका कंट्रावेंशन करते हैं इस सेक्शन का, तो आप पर जो फाइन लगेगा कंपनी के ऊपर वो लगेगा 1 लाख रुपए का मिनिमम और मैक्सिमम 10 लाख रुपए का। कंटिन्यूइंग अगर डिफॉल्ट रहेगा तो 1000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे भी यही सेम पेनल्टी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश करना रहता है विजिल मैकेनिज्म, ठीक है। ये एक ऑडिट कमेटी का एक पार्ट है जिसमें विजिल मैकेनिज्म आपको इस्टेब्लिश करना है। वो किन कंपनीज को करना है, हर एक लिस्टेड कंपनी को और कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बोरोइंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का अगर वो एक्सेप्ट कर रही है बोरोइंग्स तो उन कंपनीज को विजिल मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना है। सेक्शन 177 सब सेक्शन 9 के अंदर ये दिया हुआ है। क्यों ये करना होता है, टू प्रोवाइड द सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉई एंड डायरेक्टर्स, भाई कोई विक्टिमाइज ना हो उसके लिए। और ऑडिट कमेटी इसका क्या करती है, ओवरव्यू करती है विजिल मैकेनिज्म का। और अगर आप नहीं करते हो तो ऑडिट कमेटी में टेक सुटेबल एक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। आई होप थोड़ा सा मैं बहुत फास्ट गया हूँ बिकॉज कि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए ये लास्ट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। लोन एंड इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या रहती है कंपनी के ऊपर, तो जो लिमिट है वो है हायर ऑफ 60% ऑफ पेडअप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व और पेडअप कैपिटल का 60% और 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, ये लिमिट है सेक्शन 186 के अंदर कि आप इतना लोन, गारंटी, सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गिवन बाय अ कंपनी टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा करना है आपको तो प्रायर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना रहेगा, तो उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। अगर आप नहीं करते हो सेक्शन के अंदर क्या पेनल्टी आपको लगेगी, तो कंपनी के ऊपर 25,000 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 5 लाख रुपये, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए इम्प्रिजनमेंट रहेगी 2 साल तक की, और फाइन लग सकता है 25,000 से 1 लाख रुपये तक का पेनल्टी लग सकती है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि इसमें कुछ एडिशन हो सकता था तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। आपको ये PDF चाहिए तो मैं कमेंट में लिंक्डइन का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल ID दे दीजिएगा तो मैं उस पर भी आपको भेज दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, बाय बाय।